हिंदी भाषा से संबंधित होने के कारण हमें थोड़ा सा सरल है ना, सरल होने के कारण इससे यदि हम परीक्षा देंगे तो हम आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं ना। इसलिए हमने ये भाषा चुनी है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में ज्यादा अंतर नहीं है। उसका कारण ये है कि हिंदी भाषा जो है हमारी संस्कृत भाषा से ही बनी हुई है ना। हिंदी भाषा कोई भी भाषा है ना, इसीलिए कहा गया संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है कि नहीं है। तो इस कारण से संस्कृत भाषा को हम लिए हैं, संस्कृत भाषा से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, समानताएं कुछ एक ही हैं। थोड़ा ये है कि संस्कृत में निश्चित व्याकरण है ना, निश्चित शब्द हैं, उसके निश्चित अर्थ है ना। इसलिए थोड़ा सा हमें इसको ध्यान देना है, सूत्रों का ध्यान रखना है। लेकिन हमें परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएं। ठीक है ना। और अपन को पूरी जानकारी के साथ ही उत्तर लिखना है ना, तुक्का नहीं लगाना है। आंसर सही होना चाहिए, उत्तर सही होना चाहिए, बिल्कुल अपन परफेक्ट इसमें हो, है ना, श्योर होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि यही उत्तर होगा। इसके लिए छोटे से है ना हम इसको पढ़ेंगे। कहाँ से हमारी संस्कृत की शुरुआत होती है, तो शुरुआत उसी तरह से जैसे हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है, अन्य भाषाओं की होती है, वहीं से संस्कृत की भी शुरुआत होती है। जैसे पहला चैप्टर, इसमें सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, वर्ण से करते हैं ना, वर्ण से शुरू करते हैं। तो वर्ण विचार, इसका नाम ही है वर्ण विचार। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के ही होते हैं। हिंदी में भी वर्ण दो प्रकार के ही होते हैं, अंग्रेजी में भी वर्ण दो प्रकार के ही होते हैं। वर्ण ही अक्षर है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो पहला ये हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक है। अब स्वर क्या है? स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है ना, अपने आप होता है ना, जिनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? जिनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर जो होते हैं ये निम्नलिखित होते हैं। स्वर निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको मालूम है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये दो और होते हैं इसमें, री और री। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। 3 3 6 2 8 2 10 2 12। लेकिन संस्कृत की व्याकरणिक दृष्टि से स्वर केवल 9 ही माने गए हैं। जब ऑप्शन आएगा कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तब की बात है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? वो होते हैं केवल 9। ठीक है, कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ये आ इसी में आता है, चाहे बड़ा आ या आ, ये दोनों को मिलाकर केवल ये
अब बोला जाता है। ये ई जो है तो केवल ये ई होता है, और ये ऊ जो है तो केवल ऊ होता है। तो ये 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। ठीक है ना, क्योंकि ये हर्फ है ना, हर्फ दीर्घ होते हैं, तो आ तो एक ही है, चाहे हर्फ हो चाहे दीर्घ हो, है ना। ई हर्फ हो या दीर्घ है तो ई ही पढ़ेंगे तो ई। अब वो अलग चीज, छोटी पढ़े बड़ी पढ़े, लेकिन उच्चारण तो एक ही है, दोनों का मतलब तो एक ही है। इसलिए जब संस्कृत में स्वर की बात आएगी तो 9 होते हैं, है ना। अब व्यंजन कौन होते हैं, सबको मालूम है, का से एक ज्ञात है ना। कितने हो गए, कितने होते हैं व्यंजन? 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, खा वर्ग में 5 चा वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, है ना। फिर टा वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ता वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, और पा वर्ग में 5 पचम 25 हुए। फिर इसके बाद अंतः इष्ट व्यंजन होते हैं। कौन कौन? या, रा, ला, वा, है ना। ये कितने हुए? 4 हुए। तो 25 4 29 हुए। और 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसे क्या कहते हैं? फा, 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 हा, है ना। फा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 25 4 29 4 33, और 3 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो 33 3 36। ठीक है, यानी ये का से एक ज्ञात जो है, तो ये व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 36। ये प्रश्न एक बन सकता है कि संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। ठीक है, अब इसमें और पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए स्वर, स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। स्वर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नहीं, स्वर के प्रकार 3 होते हैं संस्कृत में, है ना। लुप्त स्वर भी होता है। कौन कौन? ये ह्रस्व स्वर, है ना, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, है ना। तो ये ह्रस्व क्या है? ये जिसमें जल्दी से उच्चारण हो जाए, यानी एक मात्रा वाले, है ना, जल्दी, इनका बहुत जल्दी हो जाए, तो ह्रस्व स्वर है। दीर्घ क्या है? जिसमें एक से ज्यादा मात्राएं, यानी थोड़ा देर लगता है ना। जैसे ये आ है, ये बड़ा है। और लुप्त स्वर जो होता है तो जिसमें बहुत देर लगे, है ना, यानी इसी आ को ऐसे बोले आ, यानी बहुत देर तक जब बोले तो वो लुप्त स्वर है। इसका जो प्रयोग होता है वेदों में होता है, वेदों में, वेद मंत्रों में, ठीक है ना। इसका साधारण तौर पर नहीं होता है, केवल हमारे ये 2 ही स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रश्न बना कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, स्वर के प्रकार तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। ठीक है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के वही है, वो तो अलग चीज है, कंठस्थ कंठस्थ दंतस्थ, ठीक है ना। जो वर्ग में होते हैं, काहे में? वर्ग में। इसको वर्ग को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कहते हैं कि नहीं कहते? जो वर्ग में होते हैं, जैसे का वर्ग में 5 होते हैं, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? का से पा वर्ग तक। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है ना, तो ये स्पर्श है, यानी पहला ये हो गया व्यंजन हमारा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन।
दूसरा हम कहेंगे अंतः इष्ट व्यंजन। अंतः इष्ट व्यंजन में क्या होता है? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। ठीक है। और फिर तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को क्या कहेंगे? ये जो तीनों फा होते हैं, है ना, फा 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 और हा। ठीक है ना, तीनों फा, दंती फा, उष्ट फा, है ना, और तालव्य फा। ये तीन होते हैं ना, तालव्य फा, दंती फा और तालव्य, दंती और दंतोष्ठ, है ना। ये तालव्य, दंती है ना, ये हो गए, तीन हो गए। तो ये तीन फा होते हैं, दंती फा, तालव्य फा और दंतोष्ठ, ये तीन होते हैं। लिटूफा नाम दंती, टूफा नाम तालु, लिटूफा नाम मूर्धा, मूर्धन। तीन फा होते हैं, तो मूर्धन, दंती और तालव्य। ठीक है ना, तीन प्रकार के फा होते हैं। या ये ध्यान रखना कौन कौन? दंती, मूर्धन और तालव्य। ठीक है ना, ये तीन फा होते हैं। इसमें प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि ये कौन सा फा है, ये कौन सा फा है, ये कौन सा फा है और ये कौन सा फा है। ठीक है ना, तो ये तालव्य फा है, ये तालव्य फा है, ये मूर्धन्य फा है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है तो दंती फा है। ये तीन फा होते हैं, इनका ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो ये ऊष्म हुआ। तो पहला स्पर्श, दूसरा अंतःइष्ट, तीसरा ऊष्म, और चौथा जो होता है क्या होता है? संयुक्त। इस प्रकार से ये चार प्रकार के व्यंजन के प्रकार होते हैं, चार व्यंजन के प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण, अंतःइष्ट में 4 वर्ण, ऊष्म में 4 वर्ण और संयुक्त में 3 वर्ण। कौन कौन से हैं? हाँ, छा, त्रा और जन। ठीक है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से टोटल 36 वर्ण होते हैं, ये हमने बता दिया। अब इसमें ये बात उठती है कि ये वर्ण निकले कहाँ से हैं, ये वर्ण कहाँ से निकले हैं, कहाँ से बने हैं। ठीक है ना, जब पाणिनि भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे, तो उसी समय भगवान शिव प्रसन्न हुए, है ना, और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो वे पाणिनि जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए उनसे निवेदन किया कि आप मुझे व्याकरण दे दीजिए, है ना, जिससे मैं इस संसार में भाषा को या उसके सूत्र को मैं एकाग्र कर सकूं, उसे बांध सकूं। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और अपना डमरू उन्होंने बजाया। उनके डमरू से 14 बार, कितने बार? 14 बार बजाया, और उससे जो स्वर निकले उसी से हमारी पूरी व्याकरण बंधी हुई है। पाणिनि व्याकरण बनाया है। तो यही 14 सूत्र जो होते हैं, 14 बार बजाया तो 14 सूत्र निकले, और इसी को 14 सूत्र होने के कारण इसे चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, जो कि माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के नाम से। तो ये प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, है ना, और इन्हीं 14 सूत्रों से हमारा स्वर और व्यंजन का निर्माण हुआ है। इन्हीं 14 से स्वर और व्यंजन का निर्माण। ठीक है,
तो अब कैसे हुआ, जैसे इसमें माहेश्वर सूत्र जो होते हैं तो ये इस तरह से होते हैं। आयु है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया रीलरिक, तीसरा हो गया ओंग, एओंग, और ये चौथा हुआ आय औज। ये चार पाले देखिए, ये जो है तो प्रथम ये जो चार होते हैं तो ये स्वर में आते हैं। ये अंत वाले जो है तो ये प्रत्याहार लगे हैं, अणा प्रत्याहार, का प्रत्याहार, अंगा प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार, यानी इसको हम सूत्र में नहीं गिनेंगे। ये पूरा करने के लिए, सूत्र को पढ़ने के लिए ये लगे होते हैं प्रत्याहार अंत वाले, जिसमें हलंत लगा होता है, ठीक है ना। तो ये प्रथम जो चार होते हैं तो ये स्वर है, आ ई उ, ठीक है ना, आ ई उ। री और ली 3 2 5, ए और ओ 5 2 7, ऐ और 7 2 9, जो हमने यहाँ पर बताया है कहीं कि स्वर संस्कृत में 9 होते हैं केवल माहेश्वर सूत्र के कारण, ठीक है ना। इसके आगे जो है तो जो ये 4 हो गए है ना। अब जो 4 में अब कितने बच रहे हैं, 10 है ना। 4 में कितने बच रहे हैं, 10। 10 जो होते हैं व्यंजन के होते हैं। माहेश्वर सूत्र पढ़ने के लिए कम से कम एक दिन समय चाहिए, उसका लगता है 10 जो होते हैं माहेश्वर सूत्र में व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। प्रथम 4 जो होते हैं, ध्यान रखिएगा कि अच प्रत्यय, इसमें पूछ सकता है ये आ और इसका लास्ट क्या आ रहा है, च, है ना। शुरू लेता है, अंत लेता है, तो अच प्रत्याहार किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, स्वर के अंतर्गत आता है। अच में कितने वर्ण आते हैं, 9 वर्ण आते हैं। अच क्या है, स्वर है। इसीलिए ये जब पूछा जाता है तो यही कहा जाता है अच को क्या कहा जाता है, अच को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और दूसरा चीज ये पूछता है कि हल को क्या कहा जाता है, तो हल है व्यंजन, क्योंकि जब यहां से स्टार्ट मारा होता है चौथे के बाद, तो चौथे के बाद जब स्टार्ट होता है तो ये होता है हाय बरट, पांचवा क्या होता है, हाय बरट। और जब लास्ट होता है हमारा तो ये होता है हल। इस लास्ट के कारण इस हा से और इस ला तक शुरू करते हैं जो हल कहलाता है, ठीक है। इसलिए व्यंजन होता है, ठीक है ना। वो हाय बरट सस्वर होता है ना, हाय बरट सस्वर, जब घट 10 झभाई कपाई, वो पढ़ना पड़ेगा, है माहेश्वर सूत्र है ना, उसको पढ़ लेना, रख लेना, तो है ना। तो वही तृतीय वर्ण के हाथ आते हैं, चतुर्थ वर्ण कहाँ आते हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। तो इसमें यही पूछेगा कि प्रथम जो होते हैं 4 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अच कहा जाता है। बाकी जो होते हैं हल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें व्यंजन कहा जाता है, जो कि कितने हैं, 36, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ण हमारे हो गए, है ना। अभी इसमें और है, तो अग्न स्वर, पश्च स्वर, ये पढ़े हो, अग्न स्वर, पश्च स्वर नहीं पढ़े।